आ जाओ आओ तो चलो। चलो हो गया। चलो आज बेटा हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है ना, ये 12th क्लास का बहुत बड़ा इसका सिग्निफिकेंस है। आप ऐसे समझो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब बेटा ये हो गया कि अब हम लोग इनहेरिटेंस का मतलब समझते हैं कि नहीं। इनहेरिटेंस मतलब बेटा कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। अब क्योंकि बेटा कैरेक्टर तो खत्म हो चुका। कैरेक्टर जब हम जीन नहीं जानते थे, हम कैरेक्टर वर्ड यूज करते थे। जब हम जानने लगे तो क्या हो गया, जीन हो गया। अब बेटा जब जीन को जानने लगे, उसके अंदर तक जब पहुंच गए तो मॉलिक्यूल लेवल पर पहुंच गए। तो मॉलिक्यूल के लेवल पर बेटा हम कैसे इनहेरिटेंस करेंगे, यही है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पर ये देखो, समझने की कोशिश करना। ये कम से कम बेटा मिनिमम अगर अच्छे से क्वेश्चन आ जाए तो नीट में 10 क्वेश्चन, नीट में बेटा 10 क्वेश्चन, अदरवाइज 5 से 6 क्वेश्चन। अच्छे से मतलब ये कि लगभग हर टॉपिक अगर टच कर लिया तो समझो 10 क्वेश्चन, किसी टॉपिक को बेटा छोड़ के उठाया तो 5 से 6 क्वेश्चन। ठीक है ना, फिलहाल आप ये मान के चलो कि मिनिमम आप 25 मार्क्स इससे आप ले सकते हो इस पर्टिकुलर चैप्टर से। बोर्ड के हिसाब से बेटा भी इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे कौन सा जेनेटिक मटेरियल होगा, कौन सा न्यूक्लिक एसिड है, कौन सा बेटा रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, ठीक है ना, जीन रेगुलेशन क्या है, जीन एक्सप्रेशन क्या है, ये सब सारी चीजें बेटा इसमें है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। तो मतलब चैप्टर बड़ा है, क्वेश्चन बहुत ढेर से आने हैं। आइए हम लोग बेटा इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या आता है, सबसे पहले आपके पास आता है बेटा कि जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या, जेनेटिक मटेरियल कौन हो सकता है। जैसे अगर मैं आपसे बेटा पूछूं कि जेनेटिक मटेरियल किसे कहेंगे। जेनेटिक मटेरियल का मतलब बेटा कि जो चीजें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाए। तो जेनेटिक मटेरियल कौन कौन होती है बेटा, दो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। अपने पास जेनेटिक मटेरियल बेटा दो ही होंगे ना भैया, एक तो डीएनए होगा और एक क्या होगा, आरएनए होगा। ये जेनेटिक मटेरियल होंगे। क्या प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल होता है, नहीं। तो अगर ये बेटा जेनेटिक मटेरियल है तो इन दोनों को मिलाकर के अपन लोग क्या कहेंगे, सर ये न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। क्या कहलाएगा ये, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो अभी आज की क्लास है बेटा वो किस पर है, न्यूक्लिक एसिड पर। ठीक है ना। अब न्यूक्लिक एसिड पर जब क्लास आएगी तो उसके बाद बेटा उसके बाद आएगा डीएनए आएगा। डीएनए के जो कंपोनेंट है वो सब बेटा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आरएनए आएगा, आरएनए से रिलेटेड जो चीजें वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, एक छोटा सा पॉइंट है बेटा, फिर से समझ लो और इसको अच्छे से जानते रहो। जैसे ये अपने पास एक क्रोमोसोम है, ये जब जेनेटिक्स बेटा स्टार्ट करता हूं तो इसको बता देता हूं, क्योंकि ये टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं इसलिए फिर से बता दे रहा हूं। ये अपने पास क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर बेटा डीएनए लगा है। इस क्रोमोसोम में क्या लगे हैं, डीएनए लगे। और इस डीएनए में, इस डीएनए पर बेटा जीन लगे होते हैं। इस डीएनए पर क्या लगे होते हैं, जीन्स लगे होते हैं, राइट। कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये क्रोमोसोम बेटा हमारा हो गया। इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा, डीएनए। डीएनए पर क्या लगा होगा, तो इसका मतलब कि जीन, जितने जीन है सब डीएनए है। अरे बेटा जो जीन होगा वो भी तो डीएनए ही है ना, जो जीन है वो डीएनए ही है। लेकिन यहां पर देखो, यहां डीएनए है बट यहां जीन नहीं है। तो एक स्टेटमेंट क्या बना, ऑल ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर
नॉन जीन्स, सही है। तो जितने बेटा जीन्स हैं सबके सब डीएनए हैं, बट जितने डीएनए हैं वो सबके सब जीन नहीं है। तो जो बेटा जहां पर जीन है, अगर हम इसको जीन को एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, क्या बेटा हम इसे जीनोमिक डीएनए बोल सकते हैं? बेटा जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि यहां डीएनए ही तो है, जीन से रिलेटेड है, जीनोमिक डीएनए हो गया। अब जीन है तो ये क्या बनाएगा? सीधी सी बात है, डीएनए से क्या बनता है? डीएनए से हमेशा बेटा आरएनए बनेगा। इसको ध्यान से सुनना, ये जीन है या डीएनए है? इस डीएनए से क्या बनेगा? इस डीएनए से बेटा आरएनए बनता है। अब आरएनए क्योंकि अपने पास 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। तो बेसिकली बेटा एमआरएनए बनाता है। कौन सा बनाता है? ये एमआरएनए बनाता है। बनाने को तीनों बनाएगा। फिर यहां से क्या बनता है? इस आरएनए से बेटा ये प्रोटीन बनता है, और इस प्रोटीन से एंजाइम बनता है। जितने एंजाइम है सब प्रोटीन है। इतना भी स्टेटमेंट पढ़े हैं हम लोग। जितने एंजाइम है लगभग सब बेटा प्रोटीन है, कुछ को छोड़ करके, ठीक है, कुछ को छोड़ करके। पहला स्टेटमेंट सुनिए, अगर जीन होगा तो आरएनए बनेगा, आरएनए बनेगा तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बनेगा मतलब एंजाइम होगा। अब एंजाइम बेटा किसी सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करेगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। अब जब बेटा कोई प्रोडक्ट आपको दिखने लगेगा, कोई प्रोडक्ट बेटा आपको दिखने लगेगा, इसका मतलब कि वो फिनोटाइप एक्सप्रेशन आ जाएगा। जैसे मान लो कि ये जीन स्टेम की हाइट के लिए है, थोड़ा बेटा सुनिएगा फिर आगे हम लोग टॉपिक पर आते हैं। ये जीन किसके लिए? स्टेम का हाइट का है। इसका मतलब कि यहां पर क्या होगा? हाइट दिखेगी। तो सबसे पहले बेटा जीन का होना जरूरी है। दूसरा, इसको बेटा यहां से यहां तक जो बनता है इसको जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीन एक्सप्रेशन। मतलब कि अगर जीन बेटा आरएनए, प्रोटीन या एंजाइम बनाता है तो वो एक्सप्रेस हो रहा है। अगर ना बनाया तब इसका मतलब एक्सप्रेशन नहीं हुआ, यही ना? बनाया तो एक्सप्रेस हुआ, नहीं बनाया तो नहीं हुआ। सीधा सा कंसेप्ट है बेटा। अभी हम मान ले रहे हैं कि जीन का होना जरूरी है, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? जीन का एक्सप्रेशन होना जरूरी है। बेटा ये दोनों तो जरूरी है ही, इसके साथ साथ एक और नेसेसरी वर्ड है क्या? इसके लिए सुटेबल एनवायरमेंट होना चाहिए। अब जैसे मान लो कि प्लांट है बेटा, या हम लोग ह्यूमन की हाइट की बात करें, ह्यूमन के हाइट की जीन की बात करें, तो जीन जो होगा ये एक्सप्रेशन आएगा, ग्रोथ आएगा। लेकिन बेटा जब ग्रोथ हार्मोन ही ना रहे तब, मान लो कि किसी पर्सन में, किसी बच्चे में ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम रह जाए तो उसकी हाइट कैसे रह जाएगा? छोटी हो जाएगी। तो कुल मिला के 3 चीजें चाहिए। जीन का होना ही काफी नहीं है। जीन होना ठीक है बेटा, क्या आप में हमारे में जीन अलग है? नहीं। जो मान लीजिए 6 फीट का है, कोई 4 फीट का है, तो क्या जीन अलग अलग हो गया? लगभग बेटा 99.9% डीएनए के कंटेंट सेम है। तब आप बताइए, तो जीन तो वही है ना। जब बेटा जीन वही है तो क्या गड़बड़ हुआ? या तो एक्सप्रेशन गड़बड़ हुआ होगा। अगर एक्सप्रेशन भी सही था तो सुटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिला होगा। अब जैसे किसी को बेटा क्या ना मिले, सही से प्रॉपर खाना ना मिल पाए, अब उसमें ग्रोथ हार्मोन का लेवल डाउन हो जाए, ग्रोथ हार्मोन का लेवल डाउन हो गया तो छोटा हो जाएगा। तो जीन होना ही काफी नहीं है, जीन का एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, और जीन के लिए बेटा सुटेबल एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। ये 3 कंडीशन आपको क्लियर हो गया? क्लियर? अब आपके पास आता है बेटा न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड में अपने को यह बताना है कि प्रोकैरियोट में या यूकैरियोट में बेटा कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है ना? प्रोकैरियोट में या यूकैरियोट में पहले आप एक डिफरेंस बेटा देखिए। जैसे अगर हम लोग किसी यूकैरियोटिक सेल की बात करें, किसकी बात करेंगे बेटा? यूकैरियोटिक सेल की। तो किसी भी यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीजें पाई जाएंगी बेटा? सारी चीजें पाई जाएंगी। सबसे पहले आप इसमें क्या बनाएंगे? सर एक न्यूक्लियस पाया जाएगा, न्यूक्लियस होगा। ये जो कंपोनेंट होगा बेटा ये क्या कहलाएंगे? ये सब साइटोप्लाज्म कहलाएगा। इसमें छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल पाए जाएंगे। सेल ऑर्गेनेल में जैसे अगर हम लोग ये बात करें बच्चा, तो यहां पर
हम इसको मान ले बेटा ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये यहां माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। अगर वो प्लांट सेल है तो यहां पर बेटा क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। यहां बेटा मान लेते हैं कि ये राइबोसोम पाया जाएगा। ऐसा मैं मान ले रहा हूं कि सारे सेल ऑर्गेनेल बेटा प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये सब क्या है, ये जो कंपोनेंट होंगे ये सारे कंपोनेंट बेटा साइटोप्लाज्म है। ठीक, एक एक लिख करके मैं समझा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा भैया, बहुत केयरफुली बेटा ध्यान रखिएगा, बस अपने आप समझ में आता चला जाएगा। ये राइबोसोम है, ये स्ट्रक्चर कौन सा है, राइबोसोम। ये क्या है, आप चाहे बेटा इसको क्लोरोप्लास्ट लिख लो या प्लास्टिड लिख लो, क्योंकि प्लास्टिड बेटा 3 टाइप के होते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और बेटा ये क्रोमोप्लास्ट। तो आप ये मान लो ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, सर ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, सही है बेटा। ये हिस्सा अपना न्यूक्लियस है। थोड़ा सा बेटा भूमिका बनाने में टाइम लगेगा, बट आप जान जाएंगे तो पूरा कंसेप्ट आ जाएगा आपको, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर बेटा क्या होगा, जेंटिमिडल होगा। जेंटिमिडल किस फॉर्म में होगा, डीएनए के फॉर्म में होगा। इसका मतलब कि यहां डीएनए होगा। अगर हम लोग बेटा यहां देखें तो यहां पर जो डीएनए हो ये कुछ ऐसा डीएनए है, इसे क्या कहेंगे, आप कहोगे बेटा इसे न्यूक्लियर डीएनए। कौन सा डीएनए, क्योंकि कहां पाया जा रहा है, न्यूक्लियस में, इसलिए डीएनए क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर डीएनए। यहां पर बेटा देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है। और बेटा ये देखो ये जो डीएनए होगा ये डबल स्टैंडर्ड होगा और ये कुछ ऐसा होगा बेटा, सर्कुलर होगा, राइट बेटा, ये ऐसा होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी बेटा अपना डीएनए होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी अपना डीएनए होगा। कौन से ऐसे 3 सेल ऑर्गन है, कौन से ऐसे बेटा 3 सेल ऑर्गेनेल हैं जिसके पास अपना डीएनए है, तो आंसर क्या जाएगा आपके पास, सर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट कर लो या बेटा प्लास्टिड कर लो, ठीक है। लेकिन ये दोनों कहां पाए जा रहे हैं, ये दोनों बेटा साइटोप्लाज्म में पाए जा रहे हैं। तो जो डीएनए बेटा साइटोप्लाज्म में पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको सर साइटोप्लाज्मिक डीएनए कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, साइटोप्लाज्मिक डीएनए। मतलब कि अगर हम लोग यहां पर देखें तो इसको कहेंगे साइटोप्लाज्मिक डीएनए। अब ये बताओ न्यूक्लियस के अंदर है कि न्यूक्लियस के बाहर है बेटा, ये बाहर है। तो अगर न्यूक्लियस के बाहर है तो आप इसे क्या बोलोगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। कैसा डीएनए बेटा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। कोई दिक्कत, ये वाला भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए ही है, अरे ये भी साइटोप्लाज्म में ही है ना, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कितने, किससे, किस 2 सेल ऑर्गेनेल के पास है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तुम बेटा एक चीज और समझ लो, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट बेसिकली बेटा ये प्रोकैरियोट्स के कैरेक्टर्स होते हैं। इनके पास किसके कैरेक्टर होते हैं, प्रोकैरियोट्स के कैरेक्टर होते हैं। ठीक, ये कुछ भी हो ये प्रोकैरियोट जैसे होते हैं। अब इस डीएनए को आप क्या बोलोगे बेटा, सर लीनियर डीएनए होगा या बेटा न्यूक्लियर डीएनए होगा, कौन सा डीएनए होगा, न्यूक्लियर डीएनए। अभी तक कोई दिक्कत बेटा, न्यूक्लियर डीएनए देखने में कैसा दिख रहा है, सर लीनियर। न्यूक्लियर डीएनए बेटा देखने में कैसा दिख रहा है, ये लीनियर। सर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए देखने में कैसा दिख रहा है, ये सर्कुलर। इसका मतलब है कि जो साइटोप्लाज्म में बेटा डीएनए होंगे वो सब सर्कुलर होंगे। ठीक, जो न्यूक्लियस के अंदर होगा वो लीनियर होगा। अभी तक दिक्कत नहीं बेटा। फिर देखो
अगला स्टेटमेंट ये मैं बोल रहा हूं कि जब ये डीएनए है तो डीएनए बेटा आरएनए बनाएगा? डीएनए आरएनए बनाएगा? नहीं बनाएगा? बनाना चाहिए बेटा। इसका मतलब है कि इससे क्या बन गया, हम मान लेते बेटा ये हमारा आरएनए बन गया, आरएनए बना। ये डीएनए है तो बेटा ये भी तो आरएनए बनाएगा बच्चा, ये डीएनए है तो ये भी आरएनए बनाएगा, और कुछ आरएनए बेटा ये बनाएगा। राइबोसोम भी आरएनए बनाता। क्यों? राइबोसोम का बेटा जो केमिकल नेम है रिबो न्यूक्लिक एसिड या रिबो न्यूक्लिक प्रोटीन का बना है ये, इसका मतलब कि इसके पास भी आरएनए है। तो एक बेटा बड़ा सटीक आप वर्ड में बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। जहां जहां डीएनए होंगे वहां आरएनए होगा ही होगा, लेकिन जहां आरएनए है जरूरी नहीं है वहां डीएनए हो। कैसे? कैसे बेटा? देखो यहां आरएनए है, ये आरएनए है बेटा, ये सब क्या है? आरएनए है ना। ध्यान से सुनो, जहां जहां डीएनए है वहां तो आरएनए है ही। आरएनए बेटा यहां पर भी हो सकता है, साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, ये भी आरएनए है। तो आप बताओ एक स्टेटमेंट बेटा मिला कि नहीं मिला, कि जहां जहां डीएनए है वहां वहां क्या होगा, लेकिन जहां जहां आरएनए है वहां जरूरी है कि डीएनए, मतलब क्या जरूरी है बेटा डीएनए हो? नहीं। इसका मतलब है कि सबसे बेटा स्कैटर्ड फॉर्म, स्कैटर मतलब कि सबसे बिछड़ा हुआ, सबसे फैला हुआ जेनेटिक मटेरियल कौन हो सकता है? डीएनए के आरएनए। बेटा मोस्ट एबंडेंट कौन होगा? आरएनए के डीएनए? सर आरएनए, आरएनए बेटा होगा ना। आरएनए बेटा कई जगह पाया जा रहा है। अरे मैं तो बोल रहा हूं बेटा कि जहां जहां डीएनए है वहां वहां आरएनए है, लेकिन जहां आरएनए, जहां डीएनए नहीं वहां भी आरएनए है। तो मोस्ट स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ द बेटा जेनेटिक मटेरियल आरएनए। तो ये मोस्ट scattered form of most scattered form of जेनेटिक मटेरियल। तो आंसर बेटा क्या देगा तू? डीएनए के आरएनए? आरएनए। याद रहेगा ये। और एक चीज बेटा और तुमको बता दूं, आरएनए ही फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए ही क्या होता है? फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल होता है। अभी तक कुछ क्लियर हुआ? तो डीएनए कहां कहां है? सर 3 जगह। बोलो कौन कौन? अगर मैं आपसे बेटा पूछूं कि क्या लाइसोसोम में डीएनए होगा, तो आप बोलोगे सर नहीं होगा। क्या गॉल्जी बॉडी में डीएनए होगा? सर नहीं होगा। डीएनए केवल 3 सेल ऑर्गेनल। बोलो कौन कौन? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए साइटोप्लाज्मिक डीएनए के सिमिलर है? नो। जो न्यूक्लियर डीएनए है वो कैसा है? लिनियर। जबकि बेटा ये कैसा है? सर्कुलर। ठीक है, अभी आप जल्दी से इसको बना लीजिए।
ये बेटा अब क्या लिखना है, अब आपको ये लिखना था यहां से कि जो भी डीएनए है, जैसे डीएनए है या आरएनए, डीएनए बेटा बेसिकली एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, मोस्टली डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल जैसा काम करता है। तो आरएनए क्या करेगा, आरएनए भी बेटा जेनेटिक मटेरियल काम कर सकता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक या कुछ बेटा ऑर्गेनिज्म में या वायरस वगैरह में। फिर से सुनो, जैसे मान लो कि कहीं पर डीएनए और आरएनए दोनों है, तो कौन जेनेटिक मटेरियल जैसा काम करेगा, डीएनए, और जहां बेटा डीएनए नहीं है वहां आरएनए करेगा। इसका मतलब हो गया कि मैं इसको लिख रहा हूं, यहां बेटा लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, सही है। लेकिन बेटा आरएनए भी, ये एनसीईआरटी के बेटा फर्स्ट पेज में ये सब सारी चीजें लिखी गई हैं, ठीक ना। आरएनए आल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन बेटा सम वायरसेस, कुछ वायरसेस में बेटा ये क्या काम करेगा, आरएनए करेगा। इसका मतलब है कि एक सिंपल सा बेटा कंसेप्ट माइंड में बैठा लो, जहां डीएनए होगा, जैसे मान लो कि डीएनए भी है और आरएनए भी है, तो ये क्या काम करेगा, एक्ट एज बेटा जेनेटिक मटेरियल। मान लो कि डीएनए नहीं है तो आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। ये स्टेटमेंट बेटा बहुत बारीकियां देंगी आपको, ठीक है ना, हेल्प बहुत करेंगी कि डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, लेकिन बेटा आरएनए भी एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। तो बेटा इसका मतलब है कि वो वायरस कैसे होने चाहिए, उसमें डीएनए नहीं होगा, क्या होगा, आरएनए। इसीलिए बेटा वायरस की एक खास बात तुम जान लो, वायरस की बेटा एक खास बात और बेहतरीन बात जान लो कि या तो उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, कभी भी बेटा दोनों नहीं होगा। फिर से स्टेटमेंट बोलूं, वायरस में या तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों कभी नहीं होंगे। क्लियर है ना, वायरस के केस में। इसका मतलब कि ये वायरस जो होगा उसमें आरएनए बेटा जेनेटिक मटेरियल होगा, इट मीन्स उसमें क्या नहीं होगा, डीएनए नहीं होगा। जैसे अब आप मुझे बताओ बेटा, एचआईवी है, एड्स का वायरस है, एड्स के वायरस में क्या होता है, आरएनए होता है, क्या होता है बेटा, आरएनए। तो वहां पर जेनेटिक मटेरियल कौन है, आरएनए। इसका मतलब उसके पास क्या नहीं है, डीएनए नहीं है, तभी तो बेटा वो जेनेटिक मटेरियल जैसा काम कर रहा है। अगर मान लो डीएनए होता तो वो जेनेटिक मटेरियल हो जाता। आरएनए बेटा क्या करता, अदर रोल प्ले करता। सर अब आरएनए का अदर रोल क्या हो सकता है, आरएनए का बेटा क्या अदर रोल क्या हो सकता है, या अदर फंक्शन क्या हो सकता है। आपकी एनसीईआरटी बेटा लिखती है कि ये इसमें ये 4 रोल बेटा एनसीईआरटी की आपकी लिखती है, क्या ये जो आरएनए होगा, ये आरएनए का है बेटा, ये अदर रोल, डीएनए का नहीं, आरएनए का। ये कैटालिस्ट जैसा काम करेगा, कैटालिटिक रोल प्ले करेगा। कैटालिटिक रोल का मतलब बेटा एंजाइम जैसा व्यवहार करेगा, कैटालिटिक का मतलब एंजाइम जैसा व्यवहार करेगा। ये एडाप्टर मॉलिक्यूल होगा, एडाप्टर मॉलिक्यूल जैसा काम करेगा, मतलब बेटा कि जहां सेट होना है वो सेट करेगा, मतलब कि एडजस्टमेंट करेगा, एडाप्टर जैसा होगा। ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करेगा, स्ट्रक्चरल रोल का मतलब बेटा ये प्रोटीन सिंथेसाइज कराएगा, और ये मैसेंजर जैसा काम करेगा। किसके जैसा बेटा काम करेगा, मैसेंजर जैसा काम करेगा, राइट। तो ये 4 फंक्शन किसके हैं, आरएनए के। आप अपनी एनसीईआरटी बेटा फर्स्ट पेज देखो, कहीं पर सेकंड पैराग्राफ में लिखा है,
एमबीआई के फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड लास्ट पैराग्राफ के आसपास देखो कहीं लिखा है ये रोल, आरएनए का बेटा रोल देखो कहीं लिखा है कैटालिटिक, या ऊपर ही देख लो, ऊपर ही देखो लिखा हो। क्या क्या बेटा लिखा है, पढ़ो एक बार। ठीक है, तो ये बेटा आपको याद रखना है, कसम। ठीक है ना, ये पॉइंट याद कर लो तो अपने आप याद हो जाएगा। बेटा यही केस चलो हम लोग रिपीट कर देते हैं प्रोकैरियोट्स में। ऐसा ही हम लोग कहां देखने चल रहे हैं, प्रोकैरियोट्स में। इसको हटाना पड़ेगा बेटा, या तो फिर इधर खिसका दें हम इसको। लिख लो आप आराम से लिखो, हम इधर खिसका दे रहे हैं। अब आप जेनेटिक मटेरियल किस में देखने जा रहे हैं, प्रोकैरियोट्स में। मान लेते हैं बेटा ये हमारा एक प्रोकैरियोटिक सेल है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा। क्या प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस है? नहीं है बेटा, न्यूक्लियस ही नहीं है। फॉल्स न्यूक्लियस का क्या मतलब? वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड कैसे हम कहेंगे बेटा ये वेल डिफाइंड है या वेल डिफाइंड नहीं है? हम अगर हाँ, ये एक लाइन की बात बेटा, केवल मैं आपसे केवल एक ही चीज जानना चाह रहा था कि न्यूक्लियस तो है बट बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अच्छा, हम आप बुद्धिमान आदमी क्या करते हैं, हम लोगों के पास एक ही बुद्धि आती है भैया प्रोकैरियोट, अच्छा न्यूक्लियस ही नहीं है। कहीं न्यूक्लियस नहीं है मतलब कैसा न्यूक्लियस नहीं है? तो आप कहोगे सर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। अब हमारे जैसा कोई टीचर रहेगा पूछ ले भाई वेल डिफाइंड का क्या मतलब? तो वेल डिफाइंड का मतलब है बेटा उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब बाउंड्री नहीं है। जब बाउंड्री बेटा लिमिटेड बाउंड्री नहीं है तो क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा भाई, वो फैल जाएगा ना, तो जगह जगह बेटा वो पाया जाएगा। अगर वही लिमिटेड होता, एक बाउंड्री होती तो क्या होता, उसी के अंदर पाया जाता, तो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाता। तो प्रोकैरियोट में कैसा होगा, एक बार बोल दो जल्दी से बेटा। प्रोकैरियोट में यहां पर डीएनए होगा, तो डीएनए बेटा यहां पर कैसा होगा बोलो? इसका डीएनए कैसा होगा सर? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होगा। एक स्टेटमेंट बेटा बोलो, उसको ध्यान से सुनिएगा। ये डबल स्टैंडर्ड है, इसका न्यूक्लियर मटेरियल बेटा ये देखो, ये डीएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है। डबल स्टैंडर्ड और कैसा, सर्कुलर। अगर बेटा ये सर्कुलर है लेकिन ये ऑलवेज बेटा सिंगल होता है, नहीं आया ना समझ में? नहीं आया? जैसे हम अपनी बात करते हैं बेटा ह्यूमन सेल की बात करते हैं, तो ह्यूमन सेल किसी प्रोकैरियोटिक सेल की अपेक्षा तो बेटा बहुत बड़ा होगा। उसमें कितने डीएनए हो सकते हैं बेटा? किसी भी सेल में एक से अधिक डीएनए तो हो ही सकते हैं। यूकैरियोट में नहीं हो सकते, लेकिन प्रोकैरियोट में साइज बेटा छोटी होने के कारण एक प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही डीएनए होगा। ये मतलब समझ में आया?
ये सिंगल लिखने का मीनिंग समझ में आया? नहीं, फिर से रिपीट कर दे रही। ये 2 स्टैंड वाला है, लेकिन नंबर में एक ही है, सिंगल इन नंबर। 2 वर्ड बेटा आया। अब देखो मैं इसको और एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्ट्रक्चर में तो डबल स्टैंड है, लेकिन नंबर में कितना है? 1 है। तो हम अगर ये कहें ऐसे बेटा यहां लिख दे रहे हैं कि अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल है बराबर बेटा 1 डीएनए। ये स्टेटमेंट पहुंचा कि नहीं आप तक? अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल है तो 1 डीएनए होगा, अगर बेटा एक यूकैरियोटिक सेल है तो मेनी डीएनए होगा। बेटा कितना डीएनए होगा? मेनी डीएनए। क्या ये बात आपको बेटा याद रखनी है कि नहीं रखनी है? तो किसी प्रोकैरियोट में एक प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही डीएनए होगा। अब याद रहेगा? इस सिंगल का मतलब समझ आ गया? और यूकैरियोटिक सेल में बेटा एक से अधिक डीएनए होंगे या मेनी डीएनए होंगे। आगे चले हम। अब अगर ये डीएनए है बेटा तो क्या बनाएगा? और डीएनए क्या इसके अंदर, क्या इस पर बेटा हम कोई लिमिटेड बाउंड्री डाल रहे हैं? नहीं। इसका मतलब कि ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। ये पूरा क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो ये क्या ये बेटा साइटोप्लाज्म है? तो इसका जो डीएनए होगा वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होगा कि नहीं होगा? ये डीएनए बेटा स्कैटर्ड है। कहां स्कैटर्ड है? साइटोप्लाज्म में। यही ना। दूसरी चीज, अगर ये डीएनए है बेटा तो इससे क्या बनेगा? सर इससे बनेगा आरएनए। इससे क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। क्या बेटा ये आरएनए प्रोटीन बनाएगा? हाँ जरूर बनाएगा प्रोटीन। भाई इसमें भी तो प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, इस सेल में भी प्रोटीन की जरूरत है। तो जो डीएनए बेटा प्रोकैरियोट में पाए जा रहे हैं वो हमेशा और हमेशा बेटा 1 नंबर में होंगे, डबल स्टैंडर्ड होंगे, सर्कुलर होंगे। और वो डीएनए भी आरएनए बनाएगा। जब आरएनए बनेगा तो प्रोटीन भी बनेगा। क्लियर? तो इसका जो डीएनए है ये, अगर मान लो बेटा हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी याद रखना आप, इसमें 1 ही होगा। ठीक है ना। क्रोमोसोम 1 है, डीएनए भी 1 ही होगा। जब डीएनए भी 1 होगा तो डीएनए बेटा कैसा होगा? अब आप ये जो लाइन बेटा था आप ये लिख सकते हैं कि यहां पर डीएनए स्कैटर्ड होता है, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। ये लाइन बेटा आपको याद रखनी है, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। क्या यहां पर इसका जो डीएनए होगा, सॉरी न्यूक्लियस होगा, क्या बेटा न्यूक्लियस प्रेजेंट है? तो यस सर। क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बेटा? सर नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। यही ना। क्या अदर सेल ऑर्गेनल हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल हैं? बेटा नहीं, इसमें क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी ये सब नहीं पाया जाएगा, लेकिन राइबोसोम पाया जाएगा। तो देखो न्यूक्लियस, अब इसके न्यूक्लियस का अदर नेम क्या है? कौन बताएगा? इसके न्यूक्लियस को बेटा और क्या बोलते हैं बताओ भैया? अदर नेम, न्यूक्लियस का अदर नेम, वो तो बेटा कंटेंट है ना। इसके न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियाइड। बेटा क्या बोलेंगे? बेटा इसी को बोलते हैं जीनोफोर। इसी को बेटा बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? इंसिपिएंट न्यूक्लियस। कुछ बेटा क्लियर हुआ? देखो ये नेम आपको याद रखने हैं। प्रोकैरियोट के केस में प्रोकैरियोट के न्यूक्लियस को क्या कहेंगे? न्यूक्लियाइड। तो बेटा कहीं पर क्या लिख दिया, या प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, ब्रैकेट में एक और वर्ड लिख लो, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। अगर ये सब के सब बड़ा वर्ड आ जाएं तो समझो किसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं? प्रोकैरियोट्स के बारे में। तो आप जल्दी से बेटा नोट कर लीजिए।
अब बेटा इसके डिस्कवरी से रिलेटेड बात, मतलब हम लोग नेक्स्ट पेज पर आ गए। किसके पेज पे? नेक्स्ट पेज पर आ गए। नेक्स्ट पेज का मतलब कि डीएनए लिखा होगा। क्या लिखा होगा? डीएनए के बारे में, ठीक है ना। लेकिन अभी बेटा डीएनए से पहले हम लोग इसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर हम लोग डीएनए पर आएंगे। मतलब आप ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर का मीन्स ये हुआ, हटा दे। बेसिक स्ट्रक्चर का मीन्स ये हुआ कि कुछ छोटी छोटी चीजें आपको जानना है। न्यूक्लिक एसिड को बेटा सबसे पहले किसने डिस्कवर किया होगा? एनसीईआरटी में बेटा जब आप नेक्स्ट पेज पलटेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, लिखा है बेटा न्यूक्लिक एसिड डिस्कवरी तो किसने किया था? फ्रेडरिक मिक्सचर ने। ईयर बेटा 1969 है क्या? 1869। 1869। अब बताओ इस ईयर में बेटा इन्होंने खोजा, तो इन्होंने किससे खोजा, कहां से बेटा खोजा? डिस्कवर्ड फ्रॉम पस सेल। बेटा ये पस सेल क्या होता है? हाँ, जो जैसे बेटा मान लीजिए कहीं पर घाव हो जाए और वो सड़ जाए, या जिसको हम लोग बेटा मवाद बोलते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा? उसे पस सेल, उस पस सेल से बेटा इन्होंने खोजा था और गेव द नेम, गेव द टर्म, गेव टर्म, इन्होंने बेटा ये न्यूक्लिन वर्ड यूज किया था। इन्होंने न्यूक्लिक एसिड नहीं कहा था ना, इन्होंने जो टर्म यूज किया था वो कौन सा था? न्यूक्लिन। किस सेल से बेटा खोजा था? ये पस सेल से। दूसरे साइंटिस्ट बेटा आते हैं जिनका नाम है अल्टमान या अल्टमैन। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बेटा टर्म न्यूक्लिक एसिड दिया था, टर्म, गेव द टर्म न्यूक्लिक एसिड। अगर टर्म बेटा पूछा जाए न्यूक्लिक एसिड किसने दिया था तो आप क्या बताएंगे? अल्टमैन ने बेटा दिया था। खोजा किसने था? ठीक है ना, फ्रेडरिक मिक्सचर ने। टर्म क्या दिया था? न्यूक्लिन। तो ये छोटे से पॉइंट है बेटा, इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़े। अब न्यूक्लिक एसिड का बेटा रफ आइडिया मैं आपको देने जा रहा हूं, ठीक। तो न्यूक्लिक एसिड इज ए चेन ऑफ बेटा किसका? या पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, जैसे ये देखो, जैसे ये मान लो ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये ऐसे इसकी चेन को बेटा अगर हम मिला दें तो ये न्यूक्लिक एसिड हो गया। तो ये क्या है जो बीच में जो गोला बनाया गया, ये बेटा न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक ना, यह न्यूक्लियोटाइड है। तो चेन या पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड बेटा न्यूक्लिक एसिड। फिर से सुनो, जैसे हम लोगों ने ये कहा कि अपने पास चेन या बेटा जिसको बोलते हैं पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉल्ड बेटा न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड आपको बेटा जो पढ़ने हैं बच्चा वो केवल और केवल दो ही हैं, या तो वो डीएनए है या तो वो आरएनए है, ठीक है। अब सर एक नाम आपने बता दिया न्यूक्लियोटाइड्स, ये क्या होता है भाई? न्यूक्लियोटाइड किसका बना होगा? तो देखो अगर हम लोग ये देखें, ये ध्यान बेटा देना, न्यूक्लियोटाइड्स में इसमें तीन चीजें होती हैं। एक होता है बेटा शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेसेस,
और तीसरा होता है बेटा फास्फेट। क्या होते हैं? तीन चीजें बेटा होती ही होती हैं, इसको आप अच्छे से समझ लो। क्या क्या बताओ? न्यूक्लियोटाइड्स बेटा किसका बना होता है? शुगर होगा, नाइट्रोजन बेसिस होगा और फास्फेट होगा, ये न्यूक्लियोटाइड्स कहलाएगा। एक टर्म बेटा आता है न्यूक्लियोसाइड्स, क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड। अगर केवल और केवल शुगर के साथ नाइट्रोजन बेसिस हो तो बेटा इसे आप क्या बोलोगे? न्यूक्लियोसाइड्स। देखो छोटी सी बात है, बड़े प्यार से बेटा इसको समझिए। न्यूक्लियोटाइड्स, जब हम कई न्यूक्लियोटाइड को बेटा जोड़ेंगे तो हमारा न्यूक्लिक एसिड बनेगा। न्यूक्लियोटाइड में से फास्फेट हटा देंगे तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। या बेटा हम कह सकते हैं कि शुगर और नाइट्रोजन बेस को मिलाकर न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो ये आप नोट कर लीजिए इसको। आगे बेटा बढ़े। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड का कंसेप्ट क्लियर? न्यूक्लियोसाइड में क्या जोड़े कि न्यूक्लियोटाइड्स हो जाए? फास्फेट। ठीक है, बस इसका मतलब कंसेप्ट आ गया है आपको। अब देख बेटा, जैसे हम जब भी लिखेंगे बेटा शुगर को बीच में लिखेंगे। शुगर को कहां लिखेंगे? बीच में। इधर बेटा लेफ्ट साइड में फास्फेट ग्रुप जोड़ेंगे। लेफ्ट ग्रुप में क्या आप जोड़ेंगे? फास्फेट ग्रुप बेटा जोड़ेंगे। लेफ्ट में फास्फेट हो गया और इस समय बेटा इधर की ओर नाइट्रोजन बेस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? नाइट्रोजन बेस। बताओ इन तीनों को मिला के आप क्या बोलोगे? न्यूक्लियोटाइड की न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोटाइड होगा। मैं बेटा ये फिर लिख रहा हूं, शुगर हो गया, नाइट्रोजन बेस हो गया और ये बेटा फास्फेट हो गया। ये शुगर हो गया, नाइट्रोजन बेस हो गया, ये फास्फेट हो गया। सर वही क्यों लिख रहे हैं ना? कुछ तो गड़बड़ होगा। अगर मैं आपसे बच्चा कहूं तो इसमें कुल कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 4 हैं, नहीं ना बेटा? 4 न्यूक्लियोटाइड हैं। अगर मैं इस शुगर को बेटा फास्फेट से कनेक्ट कर दूं, अब बताओ क्या बन गया? न्यूक्लिक एसिड बन गया। ये क्या बन गया? लेकिन बेटा ये सिंगल स्टैंडर्ड है। कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड। सुनो ध्यान से बेटा, बहुत अच्छे से समझना। अगर हम यहां पर बेटा ऐसा समझ लें, मैं दूसरा कलर कर देता हूं उसको। यहां सुनो बेटा, ये नाइट्रोजन बेस है, ये शुगर है, ये फास्फेट है। शुगर, फास्फेट, नाइट्रोजन बेस। शुगर, फास्फेट, नाइट्रोजन बेस। शुगर, फास्फेट, नाइट्रोजन बेस। राइट बेटा? हाँ ठीक है। अब बताओ यहां न्यूक्लियोटाइड कितना है? टोटल गिन के बताओ। अभी सर 8 है, 8 न्यूक्लियोटाइड है।
इसका मतलब है बेटा कि अगर 8 न्यूक्लियोटाइड है तो 8 नाइट्रोजन बेस भी होंगे, 8 शुगर भी होगा, 8 फास्फेट भी है ना, यही है। अगर मान लो बेटा मैं इसको इसको कनेक्ट कर दूं, अब बांड 1 2 होगा, अभी हम देख लेंगे, पहले बेसिक कंसेप्ट समझा दें। अब बताओ ये क्या बन गया तुम्हारा, ये शुगर के साथ बेटा ये फास्फेट कनेक्ट हो गया, या शुगर के साथ फास्फेट कनेक्ट हो गया, ये क्या बन क्या गया बेटा, ये हाँ क्या बना, ये डीएनए बन गया। बेटा इनको कहेंगे हम बेस पेयर, क्या कहेंगे, ये वाला आधा क्या है न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है न्यूक्लियोटाइड, बेटा दोनों को जोड़ेंगे तो बेस पेयर। क्लियर। अब बेटा जब डीएनए होगा तो कितने स्टैंड का बनेगा बेटा, 2 स्टैंड का, एक इधर वाला न्यूक्लियोटाइड, एक इधर का न्यूक्लियोटाइड, इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बेस पेयर। तो न्यूक्लियोटाइड और बेस पेयर में क्या अंतर हुआ, एक बेस पेयर में कितने न्यूक्लियोटाइड सर, 2, एक बेस पेयर में कितने न्यूक्लियोटाइड, 2 ही होगा ना। बेस पेयर क्यों कर रहे हो बेटा, पेयर बोल रहे हो ना, तो न्यूक्लियोटाइड की अगर बेटा पेयरिंग कर दें तो क्या कहलाएगा बेस पेयर। अगर मान लो बेटा किसी भी, आप पन्ना पलटो एनसीईआरटी में देखो, जैसे यहां पर एक बेटा वर्ड दिया गया है, ई कोलाई का बेटा एक वैल्यू दी गई है, मान लो बेटा 4.6 इंटू 10⁶, ये बेस पेयर लिखा है, एक वैल्यू लिखा होगा, एक बेटा और वैल्यू लिखा गया, थोड़ा सा किसी और का बताओ मुझे कि जिसमें न्यूक्लियोटाइड लिखा हो, 5 3 ऐसे कुछ करके होगा। हाँ लैम्डा बैक्टीरियोफेज का होगा 48,502, नहीं बेटा बेस पेयर वाला नहीं, जिसमें न्यूक्लियोटाइड है, 174 बेटा, ये 5 3, हाँ 5386, ये न्यूक्लियोटाइड बेटा लिखा होगा। देखो ध्यान से बेटा सुनना, ये कंसेप्ट तभी आपको काम आएगा जब ये आप मैकेनिज्म ध्यान से सुनो। ये न्यूक्लियोटाइड लिखा है, ये क्या लिखा है बेस पेयर लिखा है, तो क्या बेटा आपके पास कंसेप्ट मिल गया कि सर ये डबल स्टैंडर्ड होगा। जहां बेस पेयर लिखा है वो क्या है, और जहां केवल न्यूक्लियोटाइड लिखा है, जहां क्या लिखा है न्यूक्लियोटाइड, उसे क्या बोलोगे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा कि नहीं होगा। तो ये सब बड़ा याद करने नहीं, केवल देख करके समझने की, महसूस करने की जरूरत है। बेस पेयर लिख दिया मतलब क्या डबल स्टैंडर्ड, नहीं बेस पेयर लिखा मतलब, अगर सिंगल स्टैंडर्ड है तो क्या लिखा रहेगा न्यूक्लियोटाइड लिखा रहेगा, नंबर लिखा रहेगा बेटा, वैल्यू लिखी रहेगी, अब तो नहीं भूलेगा ना। तो बेस पेयर में, अरे बेस पेयर में न्यूक्लियोटाइड में बेटा क्लियर कंसेप्ट, तो एक न्यूक्लियोटाइड में कम से कम एक शुगर है, एक फास्फेट है, और एक ही नाइट्रोजनस बेस है। क्लियर। तो अगर हम लोग बेटा ये न्यूक्लियोटाइड की बात करें, न्यूक्लियोटाइड्स बेटा या एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें ना, तो यहां पर क्या होगा सर, शुगर हो गया, फास्फेट हो गया, एंड नाइट्रोजनस बेसिस या नाइट्रोजन बेस हो गया। ये बेटा अभी मैं लिखा हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये बताइए कि बेटा कौन सा शुगर, कौन सा नाइट्रोजन बेस, कौन सा फास्फेट, क्वेश्चन बना अगला। मतलब हम अब क्या डिफाइन करने चल रहे हैं, कौन सा शुगर होगा न्यूक्लियोटाइड में, कौन सा शुगर होगा, और वो शुगर कितने कार्बन का होगा, राइट। तो आप बेटा क्या बनाने जा रहे हैं, ये आप बना लीजिएगा, ये बना लीजिएगा, और इसको अगर अगर बेटा देखो 1 मिनट, लेकिन पहले आप ऐसे रफ आइडिया बना लो फिर मैं बताता हूं।
एक रफ आइडिया ये ले लो, क्योंकि नाइट्रोजन बेस के वैल्यू रखना पड़ेगा ना बेटा, कौन कौन सा नाइट्रोजन बेस है। जब तक पढ़ाएंगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं ये चीज। हो गया भैया। अब देखो हम क्या पढ़ने चल रहे हैं, शुगर इन अ न्यूक्लियो, बेटा हेडिंग बनाते हैं शुगर, ये सब हटा दे रहे हैं। एक छोटा सा पॉइंट बेटा मुझे बताएंगे क्या, इनमें जो शुगर होगा वो कितने कार्बन का होगा। सर ये तो पता नहीं, कोई होगा जितने कार्बन का होता होगा। सबसे पहले बेटा किसी भी शुगर का या किसी भी कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। जनरल फार्मूला, आप बेटा शुगर या कार्बोहाइड्रेट, तो ये रखते हैं CnH2nOn, राइट बेटा। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन होगा या नंबर वैल्यू होगी जैसे। तो अगर यहां पर जब भी बेटा हम शुगर रखेंगे, यहां पर 5 कार्बन का शुगर होगा, ठीक है। देखो शुगर के लिए बेटा जो सफिक्स होता है वो O या C होता है, ओज, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये सफिक्स है। अगर लास्ट में बेटा O या C लिखा है तो समझ जाओ वो क्या है, शुगर है, ठीक है, शुगर है ये। अगर हम 5 कार्बन वाला लें बेटा तो C5H10O5 हो जाएगा। आप इस टाइप के शुगर को क्या कहोगे, सर पेंटोज शुगर होगा। बेटा कौन सा शुगर होगा, पेंटोज शुगर होगा ना, 5 कार्बन का ही तो शुगर है। अगर 6 कार्बन का होता तो हेक्सोज हो जाता। हेक्सोज मतलब क्या, जैसे C6H12O6 ग्लूकोज हो जाता। 7 वाला होता तो हेप्टोज हो जाता, 4 वाला होता तो टेट्रोज होता, 3 वाला होता ट्रायोज होता। अब उसमें पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में बेटा नामंक्लेचर में, तो आप 1 2 3 वाला मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे पढ़ते हो, तो वही कंसेप्ट बेटा यहां पर भी हमने अप्लाई कर लिया। तो ये 5 कार्बन का है, तो जब भी बेटा ध्यान से सुनो लाल, ये 5 कार्बन तो हम इसके नंबर को गिन के ले लिए, लेकिन ये किसके लिए होगा, इसको अपन लोग बेटा बोलते हैं ये राइबोज शुगर है। कौन सा शुगर है, राइबोज शुगर। अगर मान लो किसी राइबोज शुगर में से हम इसको बेटा डीऑक्सी राइबोज बना दें, क्या बना दे बेटा, डीऑक्सी राइबोज। तो डी मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से बेटा सुनिए, टर्म को तोड़ना सीख लो, बहुत कुछ आराम से आ जाएगा। डी मतलब होता है निकलना। केमिस्ट्री में भी बेटा डी हाइड्रो हैलोजिनेशन पढ़ते हो। डी हाइड्रो मतलब पानी निकाल दो, हैलोजिनेशन मतलब HX ग्रुप भी निकाल दो। डिहाइड्रेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, डी मतलब क्या, निकलना। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, किससे, राइबोज से। तो राइबोज में बेटा ऑक्सीजन कहां है, यह है
एक ही है ना, मतलब 5 कार्बन वाला है, 5 मॉलिक्यूल है, तो इसको क्या बेटा हम लिख सकते हैं C5H10O4 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या। ये तुम्हारा शुगर बेटा ये पाया जाएगा आरएनए में, ये शुगर पाया जाएगा बेटा किसमें, डीएनए में। डीएनए का पूरा नाम पढ़ो, पढ़ो तो, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी क्यों कहा गया था, कि इसका मतलब ऑक्सीजन निकला। डी मतलब क्या, निकलना, जिसमें से एक ऑक्सीजन निकला, राइबोज से एक ऑक्सीजन निकला, डीऑक्सी राइबोज हुआ। कोई दिक्कत यहां तक। तो राइबोज बेटा या राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर बोथ आर बेटा पेंटोज शुगर। सही है, दोनों 5 कार्बन के शुगर हैं। कोई दिक्कत। तो अब हम बेटा 5 कार्बन का एक जनरल स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे रिंग के फॉर्म में। किस फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखें, ये मान लो कि बेटा ये हमने बनाया एक ऐसा एक स्ट्रक्चर, ये 5 कार्बन का हो गया। थोड़ा तिरछा भी बना सकते हैं बेटा, मैंने सीधा बना दिया है। 5 कार्बन का एक स्ट्रक्चर बनेगा। दूसरा भी स्ट्रक्चर बेटा ऐसे ही मैंने बना दिया। ये ऊपर वाला O है, ऑक्सीजन है बेटा ये। बहुत ध्यान से बच्चा सुनना। कितने कार्बन का है, 5। तो यहां पर क्या रखेंगे बेटा, एक कार्बन, ये जितना मोड़ है सब कार्बन है, जितना मोड़ है सब कार्बन है ना। तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। सर ये तो 4 ही हुआ, 5 कहां गया, तो गड़बड़ हो गया यार बेटा। 5वां कहां बनाए, पता नहीं, होगा कहीं पे, देखते हैं, ढूंढने पे मिल जाएगा। 2 3 4, 4 कार्बन बेटा। 4 कार्बन तो बेटा रिंग में होता है। 4 कार्बन कहां होता है, रिंग में होता है। और एक बेटा साइड चेन होता है। एक क्या होता है, साइड चेन। तो जो साइड चेन होता है बेटा ये CH2OH होता है। क्या होता है, CH2OH। ये 5वां कार्बन है। 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन आया बेटा, 1 2 3 4 5, CH2OH। जब बेटा HOH यहां जोड़ेंगे तो H यहां जोड़ देंगे। ये OH, ये H, ये बेटा HOH, ये HOH। मैं एक सिंपल सा बेटा स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं जिससे हमें समझने में आसानी हो बस। ये बेटा एक थोड़ा चेंज होता है, बट बेटा मैं एक जनरल व्यू पहले दे करके फिर आपसे डिस्कस करेंगे। दोनों स्ट्रक्चर तो आपने सर सेम बना दिया, कोई दिक्कत है बेटा, दोनों स्ट्रक्चर सेम बनाया ना मैंने, कोई में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब देखो, अगर मैं मान लो कि यहां पर ऐसा मेरा मन कर रहा है बेटा, H2 नहीं है, ये H है, ये 2 नंबर पर है। तो ये आप मान लो ये H है और यहां पर भी बेटा मैंने H लिख दिया। ठीक किया। अब क्या इस स्ट्रक्चर को बेटा आप देख करके, क्या आप इस स्ट्रक्चर को देख करके डीऑक्सी राइबोज या राइबोज बता सकते हो कौन सा है, बोलो कौन सा, कैसे बता बेटा। ऑक्सीजन एक निकल गया, किससे ऑक्सीजन निकला, इस वाले से निकला। तो जब ऑक्सीजन बेटा निकल गया तो क्या हो गया, डीऑक्सी राइबोज। इसका मतलब ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है। अब देखना बेटा, ये कौन सा शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है। चलो, डीऑक्सी राइबोज शुगर भी हो गया बच्चा। और ये बताओ कि इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है। सर इसके सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप एब्सेंट है, बोलो यस या नो, बोलो यार बेटा। इसके सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप एब्सेंट है, सही है। और जब बेटा आप केमिस्ट्री की भाषा में अगर मैं समझाऊं इसको,
तो OH ग्रुप पर लोन पेयर होगा, जिस पर बेटा लोन पेयर होगा ऑक्सीजन होगा, निगेटिविटी होगी, तो ये मोर निगेटिव होगा। निगेटिव का मतलब बेटा मोर रिएक्टिव होगा, जिस पे लोन पेयर होगा रिएक्टिव होगा, तो आप कह सकते हैं बेटा ये मोर रिएक्टिव है। अब जो बेटा मोर रिएक्टिव होगा वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। अरे सॉरी यार बेटा, OH ग्रुप एब्सेंट है ना, तो लेस रिएक्टिव हो जाएगा। सॉरी बेटा, वेरी सॉरी, एब्सेंट बेटा यहां है ना, अगर ये एब्सेंट है तो बेटा लेस रिएक्टिव होगा। अरे OH ग्रुप बेटा एब्सेंट है, OH होता तब ना बेटा, होता ग्रुप लेस रिएक्टिव होगा, जो लेस रिएक्टिव होगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, स्टेबल या मोर स्टेबल होगा। तो बताओ, अब ये मैं यहां लिख रहा हूं, ये कौन सा शुगर है बच्चा बोलो, राइबोस शुगर। राइबोस शुगर के बेटा सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप है, सर है, अगर है तो बेटा बताओ क्या होगा, ये बेटा मोर रिएक्टिव होगा। अगर मोर रिएक्टिव हो तो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। और आपको मैं एक बेटा बेहतरीन बात बताऊं, किसी भी बेटर जेनेटिक मटेरियल होने के लिए, किसी को अच्छा जेनेटिक मटेरियल होने के लिए स्टेबिलिटी होना जरूरी है, स्टेबल होना जरूरी है, रिएक्टिव होना जरूरी नहीं है। तो इसलिए बेटा बेटर जेनेटिक मटेरियल कौन होगा, जो देखो बेटर जेनेटिक मटेरियल कौन होगा सर, DNA जेनेटिक मटेरियल। बेटर जेनेटिक मटेरियल कौन होगा, DNA, क्योंकि उसमें कौन सा शुगर है, डीऑक्सी राइबोस शुगर। बेटा मोर रिएक्टिव कि लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। बेटा क्यों लेस रिएक्टिव, क्योंकि सर उसके सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप नहीं है। सर राइबोज और डीऑक्सी राइबोस शुगर में क्या अंतर है सर, सेकंड राइबोज के सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप है, उसमें OH ग्रुप नहीं है, यही बेसिक अंतर है। तो क्या बेटा नोट करना चाहेंगे, तो उसको आप नोट करिए। ठीक है, अब आपके पास बेटा फास्फेट पढ़ा देते हैं आज की क्लास में, क्योंकि नाइट्रोजन बेस पढ़ाने में बेटा 45-40 मिनट लगेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। नाइट्रोजन बेस में टाइप है तो बेटा कल ही एक्सप्लेन करेंगे, आज बेटा अभी फास्फेट ग्रुप तक ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है इसका फास्फेट, तीन कंपोनेंट है ना, शुगर हो गया, फास्फेट हो गया और नाइट्रोजन बेस है। तो बेटा आज फास्फेट तक पढ़ाएंगे, कल नाइट्रोजन बेस पढ़ाएंगे। तो अभी आपके पास बेटा सेकंड ग्रुप है इसका,
सेकेंड ग्रुप है बेटा फास्फेट। आप बेटा फास्फेट बोलो या बेटा इसको फास्फोरिक एसिड बोलो। यहां जो फास्फेट होता है बच्चा उसका है H3PO4, ठीक है ना, कौन सा है H3PO4। ये P सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन हो गया, OH हो गया, OH हो गया, OH हो गया, ये बेटा फास्फेट हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर हो गया। अभी आप बेटा ये सब स्ट्रक्चर भले आपको लगेगा कि सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब हम इसका स्ट्रक्चर समझाएंगे ना, जब इसका स्ट्रक्चर बेटा समझाएंगे तो बहुत क्लियर, जैसे कहां पर कौन जुड़ा है बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। तो फास्फेट जो होता है या फास्फोरिक एसिड जो होता है, अगर ये है तो इसमें देखो एक वर्ड बेटा लिखा है एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड लिखा है। न्यूक्लिक एसिड एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि उसमें फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। बेटा मैं अगर क्वेश्चन को घुमा के पूछूं कि सर डीएनए इज एसिडिक नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फास्फेट, जब इसको तुम बेटा हाइड्रोलाइज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोलाइज करोगे मतलब ये क्या हो जाएगा, आगे यहां से अगर हटेगा तो इस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसका मतलब बेटा डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। क्या डीएनए बेटा कैसा चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज। तो दो वर्ड मैंने बोला, डीएनए एसिडिक नेचर क्यों होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए बेटा इलेक्ट्रॉन, डीएनए क्या बोलते हो, नेगेटिवली चार्ज होता है, क्यों होता है, क्योंकि बेटा ये फास्फोरिक एसिड के कारण। क्लियर। तो ड्यू टू फास्फोरिक एसिड न्यूक्लिक एसिड इज पहला एसिडिक नेचर, बेटा दूसरा नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होगा। क्या बेटा आप क्लियर हो पा रहे हैं मेरी बात से, कंफ्यूजन हो गया ना। न्यूक्लिक एसिड नेचर का क्यों है, फास्फोरस के कारण या बेटा फास्फेट के कारण। क्लियर है सर, इसमें नाइट्रोजन बेस भी तो होता है, तो न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए, तो न्यूक्लिक एसिड क्यों हुआ, तो ये बेटा कल के क्लास में या कल वाले क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। क्योंकि बेस भी तो है भी, न्यूक्लियोटाइड में बेटा बेस भी है, नाइट्रोजन बेस है और यहां एसिड भी है, बेस भी है ना, फिर भी हम एसिड पढ़ के बैठते हैं, तो कुछ कारण होगा, कहने का जरूर कोई ना कोई कारण होगा, ठीक है। अभी तो कोई डाउट नहीं है ना इसमें, चलो ऑफ कर दो।